नमस्ते। मैं रचना लक्ष्य बागवे 365 डेज 365 स्टोरीज हम कवर कर रहे हैं और आज हमारे साथ है बुधवंतिज्म द एस्ट्रो वास्तु गुरुकुल के संजय बुधवंत सर। नमस्कार। सर सर आप आपके काम के बारे में बताइए। I have almost worked 30 years in the field of education और उसमें से almost 18 years मैंने एज अ प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट स्कूल काम किया है। उसके साथ साथ पिछले 23 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र इनसे जुड़ा हुआ हूँ और अभिजीत प्रतिष्ठान जो हमारा ट्रस्ट है, संस्था है, जहाँ से मैं सीखा हूँ, वहीं पर मैंने सिखाने का काम भी इतने सालों में किया है। तो एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रो वास्तु, पामिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट मैं सिखा रहा था और सिखा रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र ये दोनों अलग अलग साइंसेस है, पर आप इसे कंबाइन करके इसका उपयोग करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई भी शास्त्र संपूर्ण नहीं है, उसमें एक अपूर्णता होती है। तो ये अपूर्णता को फिल करने के लिए हमें कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स करने की बहुत आवश्यकता है। जैसे अभी एक नया जो शैक्षणिक संशोधन संशोधन जो लाया गया है, तो उसमें भी ये बातें कही गई है कि हर सब्जेक्ट का एक दूसरे के साथ में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे कोई लैंग्वेजेस है तो उनका साइंस के साथ, मैथ्स के साथ, उसमें फिजिकल एजुकेशन के साथ, आर्ट के साथ, उसके वर्क एक्सपीरियंस के साथ, सबके साथ कॉम्बिनेशन जो जितना आप करेंगे तो वो आपके लिए मतलब समझने के लिए बहुत आसान होगा और वो शास्त्र पूर्णता की तरफ जाता है। पूर्णता होगा नहीं, पूर्णता की तरफ जाने के चांसेस बढ़ते हैं। तो इसलिए पहले तो क्या होता था कि एक ये एस्ट्रोलॉजी वाले वास्तु वालों को और वास्तु वाले एस्ट्रोलॉजी वालों को शत्रु समान देखते थे, उन्नत से देखते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स है और उसमें अगर हम कॉम्बिनेशंस में काम करेंगे तो देर आर एक्सेलेंट रिजल्ट्स कमिंग आउट। ये हमारा अनुभव है और मैं समझता हूँ कि बाकी के शास्त्र भी वैसे ही कॉम्बिनेशंस में यूज करने चाहिए। जैसे पामिस्ट्री जैसा विषय है, जैसे न्यूमरोलॉजी है, तो ये विषय भी इनके साथ में कॉम्बिनेशन में हम यूज कर सकते हैं, तो उतना अच्छा होता है, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। कुछ उदाहरण आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के घर में वास्तु कराना हो या फिर किसी के ऑफिस में वास्तु कराना हो, तो आप उसकी कुंडली भी देखते हैं और न्यूमरोलॉजी भी या फिर पामिस्ट्री का भी अभ्यास करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाल ही में मैंने एक मलबार हिल में केस किया, तो वहां पर हमारी एक जो पद्धति है कि जब हम वास्तु की विजिट करते हैं तो जो समय पर वहां जाते हैं वो समय की एक प्रश्न कुंडली, उस वास्तु के लिए जन्म कुंडली वो बनती है। तो उससे हमें पता चलता है कि वास्तु में क्या क्या दोष है और क्या क्या करना चाहिए। एट टू द पॉइंट समझता है, माइक्रो लेवल पर समझता है, जो कि एक साधारण सिर्फ जो वास्तु तज्ञ है तो उसे वो समझ में वो बात नहीं आ सकती। जैसे कि ये वास्तु में हमने विजिट किया, तो विजिट करने के बाद में हमने जब प्रश्न कुंडली देखी तो वैसे भी सब ऑब्जर्वेशंस किए, नोट डाउन किए, लेकिन प्रश्न कुंडली क्या बता रही है? तो वो बता रही है कि उस वास्तु के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बहुत बड़ा मिरर लगाया हुआ है, जिसे कि चेंज करके ईस्ट या नॉर्थ के डायरेक्शन में लगाना चाहिए। मीन्स मिरर इज द मेन ऑब्स्ट्रक्टिव थिंग इन दैट वास्तु, ऐसे हमें पता चला। मीन्स इट गिव्स द कंफर्मेशन, 100% कंफर्मेशन कि एक तो ऑब्जर्वेशन हमने किए, लेकिन उसके बाद में जब प्रश्न कुंडली हम लगाते हैं, वो वास्तु विजिट की जो कुंडली है वो लगाते हैं, तो वो कंफर्म कराती है कि इनसाइड आपके कौन से एस्पेक्ट्स निगेटिव है, उसके साथ साथ आउटसाइड कौन से निगेटिव है। क्योंकि आउटसाइड के जो भी एस्पेक्ट्स है, दोज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन वास्तुशास्त्र, तो उसको समझना भी बहुत जरूरी होता है। तो कहाँ से वेद हो रहे हैं, कहाँ पे कौन ऑब्स्ट्रक्टिव चीजें रखी गई है, निगेटिव जोन्स कहाँ निर्माण हुए हैं, तो इस तरह से वो वास्तु की कुंडली हमें जवाब देती है कि जिसको
तो क्लाइंट के हित में काम करने के लिए हमें बहुत अच्छी मदद वहां पर मिल जाती है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, फिर उसके साथ साथ अगर उस जातक की जन्म कुंडली है, तो उसका मतलब जो ओनर है उसमें फर्स्ट नेम को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वो ओनर की जो कुंडली है वो भी उस वास्तु के साथ साथ चलती है। मतलब जन्म कुंडली में आपके जो दोष रहेंगे वही वास्तु में रिपीट होते हैं। वही वास्तु में लिए होंगे ऐसे नहीं, तो उनके नाम पर जहां जहां जो जो प्रॉपर्टी है वहां वो वही प्रकार से दोष रिपीट होते हैं, ऐसा हमारा इतने साल का अनुभव है। तो वो भी हमने वहां पर देखा कि उस जातक की जो ओनर थी वो लेडीज है, तो उनके लेडीज के कुंडली में 12th हाउस में मंगल है, मतलब 12वें घर में आग्नेय दिशा में मंगल है, जो कि उस कन्या लग्न के लिए निगेटिव प्लैनेट माना जाता है। तो उनका वहाँ वो दोष मिलने के कारण हमने ये तय किया कि साउथ ईस्ट में इनके जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए, और वो मिला। एक बहुत ही बड़ा मिरर वहाँ लगाया हुआ है, जो कि एक निगेटिव काम करता है उनके लिए। तो उनके बिजनेस में, उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं उसकी वजह से। तो हमारा सजेशन हमने दे दिया कि उसको हटाकर आप यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट और नॉर्थ ऐसी जगह उनको दे दी कि वहां पर लगाया जाए, तो वो आपके लिए बेटर होगा। तो इस तरह से उसके कॉम्बिनेशन हम करते हैं। जैसे किसी के लिए कोई डायरेक्शन बहुत निगेटिव होती है, अगर उसके कुंडली में समझो साउथ वेस्ट में अष्टम स्थान में बहुत सारे प्लैनेट्स रहेंगे, तो वो डायरेक्शन उसके लिए निगेटिव है। तो सामान्यतः लोग क्या कहते हैं कि ओनर को साउथ वेस्ट में जगह बेडरूम होना चाहिए, वहां पर उसे रहना चाहिए, ताकि उसका होल्ड बना रहेगा। लेकिन अगर वहां निगेटिव प्लैनेट्स है तो वो दिशा को टालना ही बेहतर होगा। तो ये स्पेसिफिकेशन आ जाता है उसमें, जो कि एक सामान्य एक सब्जेक्ट लेके चलेंगे तो उसमें स्पेसिफिकेशन नहीं, जनरलाइजेशन होता है। तो ये सब बातें हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रखते हैं और मायने रखती है। तो वहां पर जहाँ निगेटिव कॉम्बिनेशन है वहां रहना नहीं चाहिए, उस व्यक्ति को ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए, ज्यादा देर वहां बैठना नहीं चाहिए, नहीं तो उसको हेल्थ के प्रॉब्लम्स और बहुत सारे प्रॉब्लम्स निर्माण हो सकते हैं। ऐसा हमने एक एग्जांपल किया था। एक बैंक मैनेजर थे और उनके घर में हमने जब विजिट किया, तो ही वाज मतलब उनको इतना चैलेंज आ गया था कि लिगामेंट्स में वगैरह प्रॉब्लम हो गए थे, नीज में प्रॉब्लम हो गए थे, और वो चल नहीं पा रहे थे, बहुत सारे ट्रीटमेंट चल रहे थे, लेकिन ट्रीटमेंट का भी बहुत अच्छा असर कुछ हो नहीं पा रहा था। तो हमने देखा, और उनसे हमने उनकी पत्नी से पूछा उनकी कुंडली देखकर कि ये जो साहब है ये हमेशा यही जगह पर आकर बैठते हैं क्या घर में? तो उनकी पत्नी ने हंसकर बोला, सर आप जो कह रहे हैं 100% सच है। ये हमारे साहब कहीं से भी आकर बैठेंगे तो यहाँ आकर ही बैठते हैं, घंटों बिताते हैं, पेपर पढ़ेंगे, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे। तो मैंने कहा देखिए ये जो जगह है वो आपकी कुंडली के हिसाब से निगेटिव है। अगर यहाँ आप बैठना छोड़ दे और उनके लिए एक अच्छा सा जगह ढूंढ कर दिया घर में कि आप यहाँ बैठकर समय बिताइए, बुक्स पढ़िए, तो इससे आपको ये जो लिगामेंट का प्रॉब्लम आ रहा है वो उससे राहत 100% मिलेगी। और ऐसा ही हुआ, जो 7-8 महीने से उनका प्रॉब्लम चल रहा था, अगले 21 दिन में उनका प्रॉब्लम एकदम कम हो गया। दिस आर द मैजिकल थिंग्स विच जो शास्त्र हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए हैं, उससे ये संभव हो पाता है। सर तो आपके हिसाब से क्या ये वास्तुशास्त्र या फिर एस्ट्रोलॉजी जो है वो पैरेलल चलते हैं और इसका आप कॉम्बिनेशन करके यूज करते हो, राइट? यस, मैं कॉम्बिनेशन करने में विश्वास रखता हूँ। तो मैं एस्ट्रोलॉजी में केपी जो कृष्णमूर्ति पद्धति है, जो कि एकदम डॉट है, माइक्रो लेवल पर काम करती है, वो कृष्णमूर्ति पद्धति और वास्तुशास्त्र, ये दोनों विषय हम कॉम्बिनेशन करके उसका उपयोग करते हैं और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मैंने तो फैक्ट्री में कमर्शियल ऑफिसेस किए हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस के भी प्लानिंग वगैरह करके दिए हैं।
तो वो सब जगह मुझे इसका बहुत बड़ा अच्छा उपयोग आज तक हुआ है। और ये सभी सब्जेक्ट में पढ़ाता भी हूँ, हमारे क्लासेस चलते हैं। सर क्या ये शास्त्र से किसी का डेस्टिनी चेंज हो सकता है क्या? यस, हमारा जो डेस्टिनी मैनेजमेंट का जो मूल मंत्र है, जो हमारे गुरुवर्य सुनील पुरोहित सर ने दिया है, कि डेस्टिनी ऑपरेट्स थ्रू योर माइंड। तो आपका माइंड का, आपका बुद्धि का जो एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, दृष्टि बदलो, सृष्टि बदलेगी, जरूर बदलेगी। तो उसके लिए ये माइंडसेट चेंज करने के लिए हमें साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल अप्रोच रखने की बहुत आवश्यकता है। अगर वो वैसा हम रखेंगे और काउंसलिंग टेक्निक भी यूज करेंगे, उसके साथ साथ बाकी जो रेमेडीज है, जो एस्ट्रोलॉजी में यूज करते हैं, वास्तुशास्त्र में यूज करते हैं, ये सभी करेंगे तो 100% रिजल्ट उसमें आता है। और माइंडसेट व्यक्ति का बदल जाता है। एक बार माइंडसेट बदलने के बाद में उसकी डेस्टिनी बदलने में देर नहीं लगती है, बिकॉज डेस्टिनी इज नॉट एनी फिक्स पॉइंट। कोई ऐसा फिक्सेशनल पॉइंट नहीं है कि ये ऐसा ही होगा और आप ऐसे ही करते रहो या ना करो, आपका ऐसा ही होगा। इट इज नॉट लाइक दैट। और आजकल के मैनेजमेंट के जमाने में, मॉडर्नाइज जमाने में, ये तत्व उतने कारगर साबित नहीं होते हैं। सो डेस्टिनी ऑपरेट्स टू योर माइंड। दैट्स ग्रेट सर। सर आज हमें पता है कि हम जब भी वास्तु में रहते हैं, फिर वो ऑफिस के हो या घर के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम वहां पे बिताते हैं हमारा वक्त जो है। तो जो वास्तु है वो हमारे बॉडी पे या हमारे माइंड पे कैसे इम्पेक्ट करती है? यस, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, हमारा जो शरीर है वो पंच महाभूत से बना है। पृथ्वी, आप, तेजो, वायु, आकाश। और ये पृथ्वी चराचर, ये किससे बना है? सजीव सृष्टि किससे बनी है? ये इससे बनी है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। तो ये सृष्टि से, निसर्ग से हम अपनी बॉडी को, हम हमारे परिवार को, हम हमारे वास्तु को जितना मैच करेंगे, उतना क्या होगा? हमारा जीवन सुलभ होगा, सुखमय होगा, निरामय होगा। है ना? जैसे हमारा बॉडी जो है लगभग 65% वाटर एलिमेंट है, उसी तरह से अराउंड 71% वाटर एलिमेंट हमारे पृथ्वी पर है। तो एक वाटर एलिमेंट का भी आप ख्याल अच्छी तरह से रखोगे तो भी आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ही अच्छी रहेगी, बिकॉज दैट इज द मैचिंग पार्ट टूवर्ड्स। और निसर्ग के साथ हमारा वो मैचिंग है। तो जल तत्व हमारे वास्तु में अच्छा रहे, हमारे बॉडी में भी पानी अच्छा जाता रहे, पानी हम पीते रहे ज्यादा से ज्यादा। नहीं तो क्या होता है कि हमारी मुंबई की जो जिंदगी है, बहुत भागदौड़ भरी जिंदगी है, तो उसमें पानी पीना और खाना खाना भी लोग भूल जाते हैं। तो ऐसा ना करते हुए वक्त वक्त पर पानी पीना चाहिए, ताकि हमारे शरीर को उसकी जरूरत है और वो आवश्यक है हमारे हेल्थ के लिए। तो उसी तरह से हम बाकी की जो चीजें हैं, अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है और आकाश तत्व है, द स्काई एलिमेंट, वो सब अगर हम मैच करते रहेंगे तो हमारे जीवन में सुख ही सुख होगा। सर लास्ट लास्ट आंसर में आपने कहा था कि वो आदमी अगर साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में सोया तो इट इज नॉट गुड फॉर हिम। तो पर हाँ, अगर वास्तु के हिसाब से हम लोग कहते हैं कि साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में ये टेम्पल होना चाहिए, ईस्ट में किचन होना चाहिए, सो इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। आपके हिसाब इट से इज इसका जनरलाइज आंसर क्या है? कंसेप्ट। ये सब जनरलाइज कंसेप्ट है जो बताई जाती है, हम सुनते हैं। लेकिन स्पेशलाइज जो स्पेसिफिकेशन है, तो उसमें हमें व्यक्ति का जो ओनर का कुंडली है उसके हिसाब से घर की रचना करना चाहिए। ऐसा हम वास्तुशास्त्र में सिखाते हैं। तो वो बेटर होगा, क्योंकि घर के जो डिसीजन लेने वाला व्यक्ति है वो ओनर है, जो प्रमुख है, कमाई करके लाता है, जिसके नाम पर वो वस्तु है। तो उसके डिसीजन प्रॉपर आने के लिए उसका ब्रेन सही होना चाहिए। है ना? अगर ब्रेन के अंदर जो ग्लैंड्स है, जो एंजाइम्स आते हैं, वो अगर उचित मात्रा में सीक्रेट नहीं होंगे तो उसकी निर्णय प्रक्रिया में गलत निर्णय चले जाएंगे। तो ये सब शांत रखने के लिए
वो क्या चाहिए, वास्तु आपकी अच्छी चाहिए, ताकि ओनर का सर अच्छा रहे, वो एकदम शांत रीति से निर्णय लेने के लिए बाध्य हो। और उसके निर्णय फिर सभी परिवारजनों के लिए बहुत हितकारक साबित होंगे। इसलिए वास्तु के ओनर के अनुसार अगर रचना की जाए तो बहुत अच्छा होगा। सर आजकल हम देखते हैं स्पेशली आफ्टर कोविड कि लोग जो है वो वर्क फ्रॉम होम ज्यादा कर रहे हैं, या फिर घर पे ही ऑफिस या फिर बिजनेस होता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आफ्टर कोविड सिचुएशन में हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों में एंजाइटी, डिप्रेशन और एक अकेलापन महसूस हो रहा है, क्योंकि बहुत दिनों तक लोग घर में बैठे रहे, फिर घर से ही काम करते रहे, तो आपकी जो मूवमेंट्स है, वो मूवमेंट्स क्या हो गई, बंद हो गई। जो हम ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि वायु तत्व, मतलब हमारा जो घूमना फिरना है, वो बहुत आवश्यक है हमारे लिए। अगर एक जगह पर बैठकर हमें कितना भी पगार दिया जाए और हम काम करते रहेंगे, तो आपको हेल्थ के प्रॉब्लम 100% आएंगे, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा। तो उसके लिए जो वायु तत्व है, जो विचरण, मतलब घूमना फिरना, बाहर जाना, देखिए पराक्रम करना है तो एक्चुअली ज्योतिष शास्त्र में थर्ड हाउस बोला गया है, मतलब घर के बाहर। तो पराक्रम करने के लिए घर के बाहर पहले जाना पड़ता है। अभी दशहरा आएगा तो हम बोलते हैं ना, सीमा उल्लंघन करना चाहिए। सीमा उल्लंघन मतलब क्या, बाउंड्री को पार करना चाहिए और आगे जाके पराक्रम करना चाहिए। तो सीमोल्लंघन जो ये प्रक्रिया है, जो हमारे शास्त्र में अभी दशहरा के टाइम पे हम उसको मनाते हैं त्योहार के रूप में, तो वो वही है कि आपको पराक्रम करने के लिए बाहर जाना है। और जब आदमी निसर्ग में जाता है, घूमता है, फिरता है, चार आदमी के साथ में कुछ बातें करता है, तो वो ओपन होता है। तो ओपन होने के कारण क्या होता है कि उसकी जो डिप्रेशन है, जो भी निगेटिविटी है, वो पूरी तरह कम हो जाती है। घर में बैठा रहेगा तो वो अपने आप ही सोचता रहेगा। तो इसके लिए हमारे मतलब पोस्ट कोविड सिचुएशन में हमारे पास बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, और हमें फिर उनको काउंसलिंग से वो सब समझाना पड़ता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर जो बाहर घूमना है या फिर बाहर जाके काम करना है, वो काफी अच्छा है। हाँ, बाहर जाके हमारा काम करना चाहिए। फिर उसके बाद में काम, एक सोमवार से शनिवार काम करने के बाद में संडे के दिन थोड़ा सा इधर उधर घूमना फिरना चाहिए, गार्डन में जाना चाहिए। कुछ मतलब जो हमारे जो हॉबीज है, वो हॉबीज भी हमको मेंटेन करनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को, हम हमारे बच्चों को समझो स्कूल में जाते हैं तो हॉबी रखने को बोलते हैं। कोई सिंगिंग सीखता है, कोई गिटार बजाना सीखता है, कोई ड्राइंग सीखता है, कोई डांस सीखता है। लेकिन बाद में क्या होता है, हाँ अभी 10th स्टैंडर्ड आ गया, अभी ये सब बंद करो, अभी 12th आ गया, ये सब बंद करो। और वो प्रॉब्लम में क्या हो जाता है कि उनका हमेशा के लिए वो बंद हो जाता है, और उस बंद होने के कारण कि उनके व्यक्तित्व के लिए प्रॉब्लम्स निर्माण होते हैं। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे केसेस है मेरे पास कि एक लड़की जो हमारी पहचान की है, उनकी लड़की बहुत सुंदर डांस करती थी, भरतनाट्यम। और उसने सीखा था और बहुत सारे सब एग्जाम्स पास किए थे। लेकिन 10वीं आई, फिर 12वीं आई, तो उन्होंने घर वालों ने सब बंद कर दिया उसका डांसेस। तो डांस बंद करने के कारण उसको हेल्थ के प्रॉब्लम हो गए थे। तो जब मेरे पास वो आए थे, तो मैंने वो कुंडली देखकर बोला कि ये लड़की डांस करती थी क्या पहले। बोले आपको कैसे पता। मैं बोला हाँ, मुझे लगता है ऐसा कि शी इज अ वेरी गुड डांसर। तो बोले अभी इसको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है। मैंने कहा उसका डांस का जो प्रैक्टिस है एज अ हॉबी फिर से शुरू करो, एंड शी विल बी रिलैक्स्ड। और आपको जानकर हैरानी होगी कि डांस शुरू करने के बाद में उसके पढ़ाई में भी जो पीछे पड़ रही थी, वो पढ़ाई में भी आगे जाने लगी, और उसके हेल्थ के जो इश्यूज थे वो भी सब खत्म हो गए। सो दिस कैन बी हैपन। तो हमें हमारे व्यक्तित्व के लिए, व्यक्तित्व को संवारने के लिए हमारे जो हॉबीज है वो मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। चाहे वो गाना सुनना, ये भी हॉबी हो सकती है। लेकिन गाना सुन के हमें जो सुकून मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो हमारे बाकी के निगेटिव जो थॉट्स है, एनर्जीज है, वाइब्रेशंस है, उसको दूर करता है।
तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हर एक आदमी को अपनी एक हॉबी रखनी चाहिए। हम कई बार देखते हैं कि जब भी हमें घर साफ करना होता है या फिर साफ रखना होता है तो अनेक ऐसे वस्तु होते हैं जो घर के बाहर जाते नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि ये नहीं, ये तो घर के बाहर जाना चाहिए, फिर वो कपड़े हो या फिर कोई वस्तु हो, फाइल्स हो, यूटेंसिल्स हो, कुछ भी हो, वो घर के बाहर ही नहीं जाता है। तो उसकी वजह क्या हो सकती है और उसके ऊपर उपाय क्या है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं वास्तुशास्त्र जब सिखाता हूँ, तो इसके ऊपर बहुत जोर देता हूँ कि आपको हर किसी को, आपको मुझे ऐसा हर किसी को हर महीने में अपने घर का ऑडिट करना चाहिए। और ये ऑडिट करने के बाद में जो बंद पड़ी हुई चीजें हैं, जो हम वापर मतलब उसका नहीं करते हैं, कोई मशीनरीज होगी, कोई बंद पड़ी घड़ी है, जो भी है, तो उसको रखना नहीं है बिल्कुल घर में। उसको या तो फूँक दो या तो भंगार में दे दो, कुछ ना कुछ उसको बाहर निकालो। क्योंकि ये जो अनयूज्ड थिंग्स है वास्तु में, वो सबसे ज्यादा निगेटिविटी निर्माण करते हैं। ये हमारा अनुभव है। और जब हम प्रश्न कुंडली देखते थे, अरे तो अभी हाल ही में एक वास्तु विजिट किया तो प्रश्न कुंडली में दिखाई दिया कि ब्रह्मस्थान में कुछ चमड़े की चीजें रखी हुई होगी। तो उनको मैंने पूछा कि कुछ रखा है क्या? तो बोले कुछ याद नहीं हमको। मैंने बोला वहाँ क्या है? तो वो बोले वहाँ सोफा रखा है। बोला सोफे के अंदर क्या है? तो फिर उनको भी पता नहीं था। तो उन्होंने वो लेडीज ने जो लेदर के बहुत सारे बैग्स थे पुराने, उसका संग्रह करके रखा था और उसमें रखे थे, जो कि सेंटर पॉइंट ऑफ जो वास्तु है, जिसको ब्रह्मस्थान कहा जाता है, जिसमें वो निगेटिव रिजल्ट देते हैं। वो आपको हार्ट में ब्लॉकेजेस ला सकते हैं, कितना भी उसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि बंद पड़ी घड़ी हो, कुछ भी हो, वो रखना ही नहीं है। मोबाइल वगैरह हमारे, हम नया मोबाइल लेते हैं लेकिन पुराना वैसे ही रखते हैं ड्रॉवर में। या हमारे कोई बर्थडे होता है, कोई सेलिब्रेशन होता है, शादी होती है, तो बहुत सारे गिफ्ट्स आते हैं, तो गिफ्ट को भी हम क्या करते हैं, डंप करके रख देते हैं। शायद उसमें भगवान की मूर्तियां भी होती है, फोटोज होते हैं, तो ये बहुत निगेटिव होता है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि हर महीने आप ऑडिट करें, और जो चीजें आपके यूज में नहीं है, जो बंद पड़ी हुई है, कभी भी यूज आगे भी नहीं आने वाली, तो उनको आप घर के बाहर रवाना करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूँ। आपने जैसे कहा कि एस्ट्रो वास्तु, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी इन सभी का कॉम्बिनेशन करके एक इस्तेमाल करते हैं लोगों क्लाइंट्स के लिए। तो फिर जब किसी का अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फिर उन्हें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? मतलब कौन से साइंस में विश्वास करना चाहिए? देखिए वास्तुशास्त्र ये कलेक्टिव डेस्टिनी का मैटर है। तो वास्तुशास्त्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और उससे एस्ट्रोलॉजी तो पर्सनल है, नेटल चार्ट, मतलब व्यक्तिगत है वो। लेकिन वास्तु के इफेक्ट तो वहां रहने वाले सभी परिवारजनों को मिलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बोलूंगा कि अगर आपके साउथ ईस्ट में बहुत बड़ा दोष है, साउथ ईस्ट में गड्ढा है, कुछ वाटर बॉडीज है, तो आपके बच्चों के ऊपर उनका बहुत निगेटिव असर पड़ता है। शायद बच्चे की हेल्थ बिगड़ जाए, या उनके एक्सीडेंट हो जाए, पढ़ाई में वो पीछे पड़ जाए, ऐसे बहुत सारे इफेक्ट्स है, लेकिन निगेटिव इफेक्ट मिलते हैं, इतना हमें पता है। वैसे ही अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो जो ओनर है, वो ओनर के ऊपर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। और जब तक वो ओनर है, तो शास्त्र में तो कहा गया कि अकाल मृत्यु हरणम, मतलब अकाल मृत्यु भी वहां हो सकती है उस व्यक्ति की। और ऐसा भी देखा गया कि उस व्यक्ति के जाने के बाद फिर आगे का जो ओनर होता है, फिर उसके ऊपर वो इम्पैक्ट आता है, क्योंकि वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन घर का जो प्रमुख व्यक्ति है उसके लिए मानी गई है। तो जैसे ओनरशिप चेंजेस होते रहेंगे, तो वैसे ही इम्पैक्ट के चेंजेस भी होते रहते हैं। ये कॉम्बिनेशन है। सो ऐसे फिक्सेशन रिजल्ट्स वास्तु में बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो हमें उसका विचार एक बार करना चाहिए। जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है, तो आपकी बरकत होती नहीं, धन जो है वो कहीं भी खर्च हो जाता है, आपके पास बचेगा नहीं। और उसके साथ साथ उसके सामने वाली जो दिशा है, नैऋत्य दिशा है, साउथ वेस्ट है, दोनों में अगर प्रॉब्लम है, तो ये बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम माना जाता है वास्तु में। कि कितना भी प्रयत्न करने के बाद में भी इनको जिंदगी में यश नहीं मिलता है। कोर्ट केसेस होते हैं, पैसा खर्च होते रहता है, किधर से भी सुख नहीं मिलता, गलत एलिगेशंस लगते हैं बहुत सारे।
तो ये ऐसी जो बातें हैं, इसके लिए वास्तुशास्त्र इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये कलेक्टिव डेस्टिनी का मैटर होने के कारण वास्तु में किए हुए अच्छे बदलाव या अच्छी जो रेमेडीज रहेंगी या अच्छे जो पंच महाभूतों का बैलेंसिंग, एक संतुलन, तो सबके लिए, परिवार वालों के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। फिर इसके लिए वास्तु प्रथम आती है, उसके बाद में फिर व्यक्तिगत कुंडली के बारे में हम देख सकते हैं। फिर पामिस्ट्री भी है, तो पामिस्ट्री की जो लाइंस है, हमारे हाथ की लाइंस, दिस लाइंस, ऑल लाइंस आर कनेक्टेड विद आवर ब्रेन। ये सब न्यूरॉन्स न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। किसके लिए हम कहते हैं ना, विचार बदलो तो आपकी डेस्टिनी बदलेगी, क्योंकि जब भी आपके विचार बदलते हैं, आपके हाथ की रेखाओं में भी अच्छे चिन्ह आ जाते हैं। ये होता है, इसीलिए हर 6 महीने के बाद में हाथ के चिन्ह बदलते हैं। ये हमारा अनुभव है। तो वो विचार बदलेंगे तो चिन्ह भी बदलेंगे, डेस्टिनी बदलेगी। नहीं तो सिर्फ लाइन देखकर कुछ नहीं होगा, है ना। सो इसके लिए हमें उसका विचार भी उस तरह से करना चाहिए। सर, जिस तरह आप अलग-अलग साइंसेस का कॉम्बिनेशन करके इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वैसे ही आप ये साइंस अलग-अलग सब्जेक्ट्स के लिए भी यूज़ करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल वो शेयर मार्केट हो या फिर मेडिकल साइंस हो, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए? मेरा ये विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि एस्ट्रोलॉजी हम मल्टी डायमेंशनली यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए एस्ट्रोलॉजी और शेयर मार्केट, जो मेदिनीय कहा जाता है, एक सामुदायिक भाग्य का विषय है, तो उसमें भी एस्ट्रोलॉजिकल जो प्रेडिक्शंस है वो हम करते हैं बहुत सालों से। उसके बारे में हम व्याख्यान भी देते हैं। तो उसके लिहाज से देखा जाए तो आने वाले समय में मार्केट की पोजीशन, मतलब जो मार्च महीने तक तो बहुत अच्छी रहने वाली है। बीच में थोड़े बहुत अप एंड डाउन आएंगे, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छे पोजीशंस रहने वाले हैं, ऐसा हमें लगता है। मतलब कोविड के टाइम भी हमने कहा था कि मार्केट कैसे कैसे आगे जाएगा, और वो सब प्रेडिक्शंस बराबर आए थे। अभी इस साल भी हमने कहा था कि मार्केट विल मेक न्यू हाइज, तो न्यू हाई बनाए मार्केट ने। और मार्केट की जो मूवमेंट है अभी अगले महीने से, अक्टूबर एंडिंग से बहुत अच्छी जाने वाली है। तो दिवाली में लोग दिवाली मना सकते हैं शेयर मार्केट को लेकर, ऐसा लगता है। उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि मेडिकल साइंस में, देखिए मेडिकल साइंस में तो डॉक्टर ये भगवान जैसे है, और उनका जो शरीर शास्त्र का अभ्यास है वो सर्वतोपरि है। वो तो हमें मानना चाहिए उनके एक्सपर्टाइज। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कई जो क्रोनिक डिसीजेस है या अनसॉल्व केसेस है, मिजरेबल केसेस है, तो उसमें अगर हम एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से कुछ काम किया जाए, कुछ रिमेडीज किया जाए, तो बहुत अच्छा होता है। कि जैसे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी वर्क करती है, कि कॉन्शियस माइंड के ऊपर तो सब जन काम करते हैं, लेकिन पैरा कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, इनके तरफ किसी का ध्यान जल्दी जाता नहीं है। अगर उस पर हम काम करें तो आपके 90% जो प्रॉब्लम्स है, जो बहुत बड़े लगते हैं लेकिन बड़े होते नहीं है, शायद किसी एक बचपन की घटना का परिणाम, आपके जीवन में जो बचपन में घटी हुई घटना है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठा है, लेकिन वो आपको बहुत तकलीफ देता है थ्रू आउट द लाइफ। कब तक? जब तक उस घटना को आप ओपन नहीं करते हैं। जब भी ओपन करोगे तो उसकी रेमेडी तुरंत मिल जाती है। तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स है जो एस्ट्रोलॉजी में हम साइकोलॉजिकली और साइंटिफिकली यूज करते हैं। तो वो टेक्निक से, मतलब बच्चा जब माँ के पेट में चौथे महीने से जो मूवमेंट्स होती है उसकी, और ग्रास्पिंग चालू होती है, तो वहां से लेकर आज तक, आज जितने भी एज तक वो इंसान व्यक्ति हमारे पास आया है, तो उसके उस प्रवास में कहाँ ये ऐसी प्रॉब्लम्स और कहाँ ऐसी घटना घटी है, तो उसके बारे में अगर हम पता करेंगे एस्ट्रोलॉजिकली, तो वो आपको मेडिकल साइंस में क्यूरिंग करने के लिए और डायग्नोसिस करने के लिए, दोनों के लिए यूज होगा, बहुत अच्छा यूज होगा। और इसके लिए हमने वर्किंग करके
अभी बहुत सारे भारत देश के हमारे बहुत सारे माननीय डॉक्टर लोग हैं, तो उनके लिए ये विषय मैं अभी ले रहा हूँ। हमारा सेशंस अभी 26 से चालू हो रहे हैं। तो उसमें नक्षत्र की सीरीज पहले चलेगी कि नक्षत्र जो है नक्षरतिहा, जो हमारे एस्ट्रोलॉजी का आत्मा है नक्षत्र, तो उसके बारे में फिर हम बताने वाले हैं और उसका कैसे यूज हो कर सकते हैं। आफ्टर ऑल लोगों का भला हो, यही मेरी प्रार्थना है और उसके लिए हम ये कार्य करने वाले हैं कि लोगों को राहत मिल सके, सुखी हो सके। दुखी लोग के चेहरों पर हंसी आनी चाहिए, ये इसका एकमात्र उद्देश्य है। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार है जिसमें हम एस्ट्रोलॉजी यूज करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। और आपने ये जो नॉलेज आज हमें हम सबके साथ शेयर किया है, वो बहुत अलग है, क्योंकि अदरवाइज हम लोग देखते हैं कि अगर कुछ वास्तु में दोष हो तो फिर वास्तु के तज्ञ के पास जाते हैं, या फिर कुछ एस्ट्रोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम हो, कुंडली में कुछ प्रॉब्लम हो तो कुंडली जो देखते हैं उनके पास जाते हैं। पर आप जो कह रहे हो कि ये सब कॉम्बिनेशन करके अगर हमें यूज किया तो उससे ज्यादा फायदा होगा। तो ये जो नॉलेज है ये बहुत अलग है, और ये बहुत अलग चीज आज हम लोग को सीखने मिली। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और ये जो मैं भी 365 डेज संकेत का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ अपने विचार रखने का एक सुनहरा मौका दिया। तो आप सभी का मैं बहुत आभारी। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।